देखो लास्ट क्लास तक हमने कुछ डिस्कस किया था। हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझा था, है ना। जैसे हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखा था, उसमें आपको अलग अलग लाइंस मिल रही थी, है ना। लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, है ना। उसके लिए हमने N1 और N2 डिसाइड कर लिया था कि किसके लिए N1 की वैल्यू कितनी होगी और N2 की वैल्यू कितनी। व्हाट इज N1? N1 क्या होता है? लोअर एनर्जी सेल, है ना। और N2 क्या होता है? हायर एनर्जी सेल। कोई भी N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन N1 क्या होता है? लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, इनके लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। टॉपिक का नाम डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? कुछ नहीं होती है। क्या होती है किसी को पता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? देखो, रेडिएशन का मतलब वेव भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेव बोलो या रेडिएशन बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। लेकिन ध्यान से सुनना, दुनिया की वो वेव्स या वो रेडिएशंस जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, उन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या होती है? दीज आर द वेव्स जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या ट्रेवल करने के लिए कह सकते हैं किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये वही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेड्स। ठीक है, तो पहले तो डिफाइन करते हैं, लिखो, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, दीज आर द वेव्स which do not want any medium to travel। समझ रहे हो? जितनी भी वेव होंगी जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम नाम की चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, जैसे मैं कंपेयर करूं, जैसे सन से, जैसे सन है ना, सन से लाइट यहां तक आ रही है, अर्थ तक, है ना। क्या किसी गाड़ी वाड़ी में बैठ के आ रही? क्या नहीं ना, कोई मीडियम नहीं चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब, जो लाइट होती है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब वो वैक्यूम में भी चल सकती है, समझ रहे हो ना। ही सॉलिड मीडियम की जरूरत है लाइट को ट्रेवल कर, डालोगे तो चले जाएगी उसमें। लेकिन अगर जनरल बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वैक्यूम में चल जाएगी वो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ वेव्स हमारे पास ऐसी होती है, जैसे साउंड वेव है। साउंड भी क्या एक वेव है? साउंड को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि साउंड मीडियम से होकर जाती है। अगर आप और मेरी कम्युनिकेशन हो रही है, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आप तक मेरी जो साउंड पहुंच पा रही है, वो किसी मीडियम से होकर आ रही है। कौन सा मीडियम है? एयर। ठीक है, तो हमारे और आपके बीच कोई भी मीडियम नहीं रहेगा, ना ही एयर है, ना ही लिक्विड है, ना ही सॉलिड। कोई भी मीडियम हमारे और आपके बीच में नहीं है। मेरी आवाज आप नहीं सुन सकते और आपकी आवाज मैं नहीं सुन सकता। तो साउंड क्या है? एक ऐसी वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और अगर मीडियम की जरूरत साउंड को ट्रेवल करने के लिए होती है तो साउंड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बोलेंगे। ठीक है, और जो लाइट होती है, लाइट क्या है? आपके पास एक ऐसी वेव है या एक ऐसी रेडिएशन है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए हम लाइट को क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं। तो ये डेफिनेशन का मतलब समझ गए ना। अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एग्जांपल दो, लाइट इज द बेस्ट एग्जांपल, है ना। और लाइट के अलावा और भी दे सकते हो, अभी हम समझेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। जैसे एक्स रे है, गामा रेज है ना, इंफ्रारेड है ना, और रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है। सब की सब क्या होते हैं आपके पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है? रेडिएशन। डेफिनेशन समझ गए ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और नॉर्मल वेव में डिफरेंस कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, मीडियम के अकॉर्डिंग, है ना। इसमें मीडियम होता है और बाकी जो मीडियम आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास मीडियम नहीं चाहिए, इसको जरूरत ही नहीं है मीडियम्स की। और जो दुनिया की और वेव्स है उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। डिफाइन कर लिया? ठीक है, तो जितनी भी, जैसे एग्जांपल दूं, नॉर्मली लाइट भाई
वैक्यूम में भी जा सकता है, मीडियम मीडियम कुछ नहीं चाहिए इसको, ठीक है। लाइट हो गया, एक्सरे हो गया, आगे तो डिस्कस करेंगे इनके बारे में। एक्सरे हो गया है ना, गामा रे हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स होते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात समझते हैं इसकी आगे। नाम ही से पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसी वेव्स जिसके पास इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके पास दो फील्ड हुआ करते हैं, है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दूसरा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। तो आप सिंपली बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटेन टू टाइप्स ऑफ फील्ड, एक मैग्नेटिक दूसरा इलेक्ट्रिक। लिख लो पहले, लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव टू टाइप्स ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव टू टाइप्स ऑफ फील्ड, एक इलेक्ट्रिक दूसरा मैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रिक दूसरा आपके पास मैग्नेटिक, समझ रहे हो। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसके फील्ड को मैं समझाता हूं कि क्या चीज बताना चाह रहा हूं। जितने भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगी उसके बाद दो फील्ड होंगे ही होंगे, एक इलेक्ट्रिक होगा दूसरा मैग्नेटिक। सपोज इसको मैं रिप्रेजेंट करने चलूं, सपोज आपके पास मान लो ये आपका एक्स डायरेक्शन होगी, सपोज ये आपके पास जेड डायरेक्शन होगी सपोज, है ना, और ये आपका मान लो वाई डायरेक्शन होगी। सपोज देयर आर थ्री डायरेक्शंस, है ना। तो एक चीज याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। सपोज परपेंडिकुलर का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सीधे ऐसे जा रहा है एक प्लेन में, तो 90 डिग्री के एंगल बनाकर आपका मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, ठीक है। सपोज आपके एक्स डायरेक्शन है, ये जेड है, ये वाई डायरेक्शन है, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे जा रहा है ना, कुछ ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगा, इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब मान लो अगर ये प्लेन है, सपोज ये है एक प्लेन है, ठीक है, ये अगर प्लेन है तो ऐसे इसके नीचे से, है ना, ऐसे। और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उस प्लेन के साथ 90 डिग्री के एंगल से बना के जाएगा। जैसे अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, फिर इसके नीचे से, फिर ऊपर ऐसे, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपकी तरफ मेरी तरफ कुछ ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना के चलेगा, समझ रहे हो। ये मान लो आपका सपोज एक्स डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इससे आपका 90 डिग्री एंगल बना के क्या जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड। उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, दूसरे लाइन से, दूसरे चौक से करूंगा, वैसे तो हम इमेजिन कर पाएंगे नहीं इसमें, ठीक है। मान लो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। ये जो दूसरी लाइन है ना, वैसे तो रिप्रेजेंटेशन हो नहीं रहा है, लेकिन ये जो दूसरी लाइन है, ये दो लाइनों को आपस में 90 डिग्री के एंगल में मानना आप, ठीक है। इसमें बेटर तरीके से नहीं समझा सकते, 3D स्ट्रक्चर से ही समझा सकते हैं, लेकिन आप जो दूसरी लाइन है, जो डार्क लाइन से बनाया वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और जो नॉर्मल लाइन से बनाया वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं डार्क वाले को आप मैग्नेटिक मान लो और जो नॉर्मल लाइन से दिखा है वो इलेक्ट्रिक मान लो, ऐसा नहीं है। मतलब ये मान के चलना कि ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही क्या चलती हैं, आपस में चलती हैं। अगर ये 90 डिग्री के एंगल से नहीं चलेंगी तो आपका वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगा। 90 से क्यों चलती है वो समझेंगे, ये समझ गए। ये मान लो इलेक्ट्रिक था तो दूसरी वाली क्या होगी, मैग्नेटिक। और एक रास्ता ये भी है जिस रास्ते से वो जा रही है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। मतलब जैसे आप घर से यहां तक आए ना, वो आपका प्रोपेगेशन का रास्ता था। आपका प्रोपेगेशन कहां हो रहा है, मंडल से टू यहां पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये एक दूसरे के तो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, लेकिन जो इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है, जिस रास्ते से जा रहे होते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बोला जाता है, वो भी क्या होता है, इनके परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये तीनों ही आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर टर्म्स का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर तीनों ही क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं।
ठीक है, तो एक पॉइंट और लिखो, ये तो लिख लिया ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास क्या होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, एक पॉइंट और नोट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का मतलब जिस रास्ते से होकर वेव जा रही है, मतलब वेव को जाने का रास्ता ही प्रोपेगेशन है। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है ना बेटा, उसी को हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बोलेंगे। अगर वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये वाला, ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेव का हो गया। अगर डायरेक्शन इधर की ओर है वेव का जाने का, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेव का इधर है। ऊपर जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऊपर, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी उसको ही हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये सबके सब क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। लिख लिया नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये म्यूचुअली क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। समझ सकते हो? इसको इरेज कर रहा हूं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। एग्जैक्ट डायग्राम बन नहीं पाया, एनसीईआरटी में अच्छे से डायग्राम दिए। डायग्राम पे फोकस ना करें क्योंकि डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको इसके कंसेप्ट पे पता होना चाहिए। डायग्राम को आपको 3 डायमेंशन में समझना अच्छे से आना चाहिए, इमेजिन करना आना चाहिए बस, ये नहीं कि डायग्राम अच्छा बनना। ठीक है, कर लोगे दोनों? ठीक है, अब हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब EMR भी बोलते हैं उसको, शॉर्ट EMR। तो इसके अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। किसी भी वेव के पास ना बेटा, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके पास 4 टाइप्स के कैरेक्टर होते हैं। एक कैरेक्टर होता है आपके पास, एक होती है वेवलेंथ, ये कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। दूसरा फ्रीक्वेंसी, नाम सुने भी होंगे आपने, फ्रीक्वेंसी। तीसरा वेलोसिटी, या इसको आप वो भी बोल सकते हो, स्पीड ऑफ वेव भी बोल सकते हो। ठीक है, चौथा वेव नंबर। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आने चाहिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास एक तो होती है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी भी होगी, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, या स्पीड ऑफ वेव भी लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड ऑफ वेव, उसको ही हम वेलोसिटी बोलते हैं, टेंशन ना लो। और फोर्थ होता है आपके पास वेव नंबर, है ना। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ सकते हो? हेडिंग डालो वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है बोलो? पता है आपको वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ बोलो, व्हाट इज वेवलेंथ? कुछ नहीं है, जो भी मैंने आपके पास ना कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करवाई, 4 थी ना, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव, चौथी थी वेव नंबर। उनको डिफाइन करने से पहले ना एक चीज समझो आप, वो डिफाइन या वो चीज को आप अच्छे से तब समझ सकते हो जब आप वेव के बारे में जानोगे, है ना। तो ध्यान से बनना, कोई भी वेव हो ना बेटा, कोई भी वेव हो, वो कुछ ऐसे चलती है। दुनिया की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूं, है ना, कोई भी वेव हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना हो, नॉर्मल वेव भी हो, तो कुछ ऐसी ही चलती हो। ये है क्या, जो आपके मैक्सिमा वाले पॉइंट दिख रहे हैं ना, ऊपर वाले, ये वाले, ये होते हैं आपके उसके क्रिस्ट। नाम दिया गया उनको। कोई भी वेव चलती है ऐसे, ठीक है। और वेव का कुछ ना कुछ मिनिमम वाला पॉइंट्स भी होते हैं, मिनिमम मतलब बॉटम पॉइंट्स, है ना, और मैक्सिमम वाले पॉइंट्स भी होते हैं ऊपर, पीक पॉइंट्स बोल सकते हैं ना। ये पीक पॉइंट ही तो है, पीक, है ना। जो पीक पॉइंट्स होते हैं उनको तो हम क्या बोलते हैं, क्रिस्ट, और जो मिनिमम वाले पॉइंट्स होते हैं उनको बोलते हैं ट्रॉफ।
TROUGH, ठीक है। तो ये हो गया क्रिस्ट, ये हो गया ट्रॉफ, ठीक है। वेव चलेगी आपकी क्रिस्ट और ट्रॉफ की फॉर्म में, समझ रहे हो। तो अगर मैं वेवलेंथ को डिफाइन करने चलूं तो कुछ नहीं, दो कॉन्जुगेटेड क्रिस्ट या दो कॉन्जुगेटेड ट्रॉफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। कोई भी कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड का मतलब ये अगर क्रिस्ट है तो इसका कॉन्जुगेटेड ये वाला नहीं है क्रिस्ट, ये भी क्रिस्ट ही है तो क्रिस्ट, क्योंकि ये क्या है, मैक्सिमा वाला पॉइंट है। ये भी क्रिस्ट, ये वाला भी क्रिस्ट है ना, ये भी क्रिस्ट, ये भी क्या होगा आपके पास, क्रिस्ट, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड क्रिस्ट का मतलब क्या है, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है जस्ट चिपका हुआ उससे, है ना। तो अगर मैं इस क्रिस्ट की बात करूं तो इसका कॉन्जुगेटेड कौन सा हो गया, ये वाला, इसका कॉन्जुगेटेड ये नहीं है, समझ रहे हो। अगर मैं इसके कॉन्जुगेटेड क्रिस्ट की बात करूं तो इसका क्रिस्ट कौन सा है, ये वाला, समझ रहे हो। तो वही चीज है। तो दो कॉन्जुगेटेड क्रिस्ट, दो कॉन्जुगेटेड क्रिस्ट, ये भी मान सकते हो दो कॉन्जुगेटेड क्रिस्ट या दो कॉन्जुगेटेड ट्रॉफ, है ना, ये भी ट्रॉफ हो गया, TROUGH। इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो कॉन्जुगेटेड ट्रॉफ या दो कॉन्जुगेटेड क्रिस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को आप बोलते हैं वेवलेंथ, समझ लो। लिखो, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटेड क्रिस्ट और टू कॉन्जुगेटेड क्रिस्ट और टू कॉन्जुगेटेड ट्रॉफ, समझ गयो, टू कॉन्जुगेटेड क्रिस्ट एंड टू कॉन्जुगेटेड ट्रॉफ, इसके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। दिस इज द क्या, दिस इज द डिस्टेंस between two conjugated crest, two conjugated crest और two conjugated trough, TROUGH, समझ सकते हो। दो कॉन्जुगेटेड क्रिस्ट और दो कॉन्जुगेटेड ट्रॉफ के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को ही हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, समझ रहे हो। अगर ये डिस्टेंस है तो अगर मैं इसकी यूनिट लेकर चलूं तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, अगर मैं इसकी SI यूनिट बोलूं, SI यूनिट, तो डिस्टेंस ही तो है भी, SI यूनिट क्या होगी इसकी भी, मीटर ही होगी, MITRE। लिखो, यूनिट लिख लो इसकी, SI यूनिट लिखो वेवलेंथ की, मीटर। लेकिन मीटर क्या हो जाती है ना बेटा, बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, क्योंकि दो कॉन्जुगेटेड क्रिस्ट या दो कॉन्जुगेटेड ट्रॉफ के बीच की डिस्टेंस ना बहुत कम होती है, मीटर बड़ी यूनिट होगी। हम इसकी जगह छोटी यूनिट्स को यूज करते हैं। ऐसा यूनिट तो वेवलेंथ की मीटर ही है, लेकिन वेवलेंथ मीटरों में नहीं आती। ये थोड़ी कि वेवलेंथ किलोमीटर में आ रही है, एक क्रिस्ट यहाँ और दूसरा क्रिस्ट वो चौराहे में, किलोमीटरों में नहीं होता है। जो वेवलेंथ होती है वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं, है ना, बहुत ही छोटी डिस्टेंस है। अगर ये छोटी डिस्टेंस है तो हम उसको मीटर में ना मेजर करके कोई दूसरी यूनिट लेते हैं ना, जैसे हम एंगस्ट्रॉन्ग लेते हैं, सपोज लिख लो, ये मीटर है और भी यूनिट लिख लो, 1 एंगस्ट्रॉन्ग लिखो। ये क्या होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, है ना। अगर 1 एंगस्ट्रॉन्ग की मैं सेंटीमीटर में वैल्यू बोलूं तो 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपको आनी चाहिए, कितने एंगस्ट्रॉन्ग बराबर कितना मीटर या कितना सेंटीमीटर होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। समझ सकते हो, कर लोगे इतना। चलो कुछ और यूनिट्स भी लिखवा रहे हैं जो काम के होते हैं आपके पास। फैन चला दूं क्या, फैन? ठीक है, और भी लिख लो, एक बाकी भी लिख लो। जैसे आपके पास 1 नैनोमीटर है, कितना होता है, 10 की पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है।
और भी लिख रहा हूं इसकी यूनिट, 1 पिकोमीटर हो गया सपोज। जो यूनिट हम काम में लेंगे उन्हीं को लिखवा रहा हूं, वैसे तो बहुत सारी यूनिट बन सकती है ना। 1 पिकोमीटर मतलब पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ये होता है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। एक होता है आपके पास 1 FM, व्हाट इज FM? थर्मीमीटर, है ना, या फेम्टोमीटर भी बोलते हैं इसको। ये होता है 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये काम में लेंगे आप 10⁻15 मीटर, समझ गयो। तो 1 PM इक्वल टू क्या होता है? 10⁻12 मीटर। फेम्टोमीटर क्या होता है? 10⁻15 मीटर। नैनोमीटर जानते हैं, 1 नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻9 मीटर। और एंगस्ट्रॉम वाला, ठीक है। तो ये यूनिट हम काम में लेंगे, ठीक है। और एक सिंपल सा रिलेशन लिखो जो काम का होता है, लिखो लिखो 1 नैनोमीटर, लिखो 1 नैनोमीटर इक्वल टू, एक रिलेशन लिखो 1 नैनोमीटर इक्वल टू लिखो 10 एंगस्ट्रॉम। कभी कभी यही रिलेशन हम ज्यादा यूज करते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होगा? 10 एंगस्ट्रॉम। ये बहुत काम का चीज है, अभी आगे काम में आएगा, इसीलिए मैं आपको इसको अलग से ऐसे दे दे रहा हूं। 1 नैनोमीटर बोलो या 10 एंगस्ट्रॉम बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। वेवलेंथ कर लोगे फिर। वेवलेंथ क्या है? 2 कॉन्जुगेटेड क्रिस्ट या 2 कॉन्जुगेटेड ट्रॉफ के बीच की डिस्टेंस, और इसकी यूनिट होती है ऐसा यूनिट मीटर, लेकिन हम और यूनिट्स को यूज में करते हैं, ठीक है। एंगस्ट्रॉम बोलेंगे, एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻10 मीटर। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये चीज तो बहुत इंपोर्टेंट है। इसको इरेज कर दे, वेवलेंथ कर लोगे। चलो, वेवलेंथ के बाद हम मिलवाते हैं आपको फ्रीक्वेंसी से। हेडिंग डालो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता, कोई भी चीज, अभी तो मैं वेव की बात कर रहा हूं, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी को वेव से पहले कुछ और तरीके से समझते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज 1 सेकंड में कितनी बार हो रही है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अभी तो वेव की बात छोड़ो, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई भी चीज 1 सेकंड में कितनी बार हो रही है, उसी को हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 1 सेकंड में फैन ने कितने चक्कर काटे, है ना। 1 सेकंड में आपने कितना क्रिकेट खेला, है ना। 1 सेकंड में गाड़ी कहां से कहां तक पहुंची। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर मैं बात करूं तो 1 सेकंड में कोई भी चीज कितनी बार होती है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसकी 1 सेकंड में जो ज्यादा बार होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और 1 सेकंड में जो कम बार होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर मैं बात करूं आपसे कि एक लड़की, जैसे यही है, 1 सेकंड में 10 पेज लिख रही है, 10 पेज है ना, और आप 1 सेकंड में 5 पेज लिख रहे हो। 1 सेकंड में ज्यादा बार किसने काम किया? 10 पेज ने ना, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या मानेंगे हम? ज्यादा मानेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी हम, यहां कुछ बार में नहीं होता, यहां पर फ्रीक्वेंसी को अगर मैं डिफाइन करने चलूं, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होती, फ्रीक्वेंसी इज द सिंपल थिंग। किसी गिवन पॉइंट से, कोई भी पॉइंट ले लो, है ना, पॉइंट्स के बेसिस पे समझाते। फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होती, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिफाइन करने चलूं, किसी गिवन पॉइंट से पर सेकंड कितनी वेव पास हो रही है। ध्यान से ना, बोल क्या रहा हूं, किसी गिवन पॉइंट से पर सेकंड या हर सेकंड कितनी वेव ट्रेवल कर रही है, पास हो रही है, उसी को हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 1 सेकंड में किसी पॉइंट से मान लो 100 वेव्स पास हो रही हैं, और 1 सेकंड में किसी पॉइंट से 50 वेव्स ट्रेवल कर रही है, पास हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी की कब ज्यादा होगी? जब 1 सेकंड में 100 वेव उस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, लिखो इसको, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स passes, frequency is the number of wave passes या travel, number of wave passes या travel
इन पॉइंट्स पासेस थ्रो पॉइंट्स भी लिख सकते, थ्रो भी लिख सकते हो, थ्रो पॉइंट्स इन, हमेशा क्या होगा, इन 1 सेकेंड। जब भी कहीं भी किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी डिफाइन करने चलो तो ऑलवेज क्या लेंगे आप, 1 सेकेंड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, है ना, ये होता है, समझ रहे हो। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल्स किसी पॉइंट से कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा यूनिट तो आप जानते ही हैं, ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसा यूनिट होती है आपके पास हर्ट्ज, जिसको हम एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। हर्ट्ज बोलो या आप क्या बोल सकते हो, सेकेंड इनवर्स बोल सकते हो। हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स या आपका हर्ट्ज होता है। ऐसा यूनिट लिख लो दोनों, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लेकिन हर्ट्ज भी क्या होगी, ऐसा यूनिट, ठीक है। हम कोई और यूनिट भी यहां पर यूज कर सकते हैं, जैसे किलो हर्ट्ज हो गया, ध्यान से सुनना, 1 किलो हर्ट्ज हो गया सपोज, किलो का मतलब होता है 1000, 1 किलो हर्ट्ज ये होता है 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। मेगा हर्ट्ज 1 मेगा, एम कैपिटल एम एच जेड, ये होता है 10⁻6 हर्ट्ज। ये यूनिट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मिली हर्ट्ज क्या होता है, फिर मेगा को कैपिटल एम से दिखाएंगे, मिली वाले को स्मॉल वाले से, ठीक है। बहुत बच्चे मिली मेगा में कंफ्यूज हो रहे हैं। मेगा मतलब होता है बड़ा, बड़ा वाला एम लेना है, मिली मतलब छोटा वाला एम, याद रखने के लिए। तो बताओ फिर 1 मिली हर्ट्ज क्या होगा, वेरी गुड, 10⁻³ हर्ट्ज। 1 माइक्रो हर्ट्ज क्या होगा, माइक्रो को कुछ ऐसे दिखाते हैं, है ना, माइक्रो हर्ट्ज ये होता है 10⁻6 हर्ट्ज। ये आपको यूनिट पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी की यूनिट, ऐसा यूनिट दिस हर्ट्ज, है ना, या सेकेंड इनवर्स। और हम कुछ और यूनिट्स को भी यहाँ पर यूज करेंगे, किलो हर्ट्ज हो गया, मेगा हर्ट्ज हो गया, मिली हर्ट्ज हो गया और माइक्रो हर्ट्ज हो गया, ठीक है। चलो इसको करो, फिर आगे देखते हैं। अब हेडिंग डालो स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, इसको इरेज कर देते हैं। हेडिंग डालो स्पीड ऑफ वेव। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम जो स्पीड है ना उसको हम यूनिट से समझेंगे, जो स्पीड है उसको यूनिट से समझा करेंगे। तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है बताओ, हाँ वेरी गुड, स्पीड ऑफ वेव, उसको हम यूनिट से समझेंगे। तो यूनिट ऑफ स्पीड जानती हैं आप बढ़िया से, ये होती है मीटर पर सेकंड। ये तो स्पीड की यूनिट है, समझ रहे हो। लेकिन अगर सेकंड को ऊपर ले आए तो क्या बनेगा आपका, कुछ ऐसा भी बन जाएगा, समझ रहे हो। अब मैं किसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि स्पीड निकल आए। देखो वेवलेंथ की होती है मीटर, और ये किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की। जब फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका स्पीड ऑफ वेव निकल आएगी, समझ रहे हो। क्योंकि मीटर इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ और सेकेंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज दिस और दिस इज वेवलेंथ। अगर मैं यहां पर डिफाइन करूं तो आपका सिंपल ही हो जाएगा। तो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से, है ना। एक चीज इसकी भोगी होगी, वो अभी करेंगे। लेमडा और फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, और स्पीड तो आप जानते हैं स्पीड हो गया। और स्पीड को हम यहाँ पर v से रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्पीड का फॉर्मूला निकल के आएगा फॉर वेव, v होता है वेलोसिटी है स्पीड, और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से, और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। जब लेमडा इंटू न्यू करोगे आपका क्या निकल के आएगा, स्पीड ऑफ वेव या वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। इसको करो फिर आगे देखते हैं। ये नॉर्मल वेव के लिए, हाँ
अगर मैं लाइट को वेव मानूं तो लाइट के लिए जो स्पीड होती है ना वो c से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तो मैंने v से रिप्रेजेंट किया, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही फॉर्मूला लाइट के लिए डिफाइन हो तो लाइट की जो स्पीड होती है मतलब v होती है वो c के बराबर होती है। v की जगह आप लाइट के लिए क्या रखोगे, c। ठीक है, तो अगर मैं इसी फॉर्मूले से नया फॉर्मूला बनाऊं तो c इक्वल टू हो जाएगा c इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू, कुछ ऐसे है ना। तो बस फिर न्यू अगर निकालना है इससे तो c बाई क्या हो जाएगा, लेमडा। न्यू निकालना है c बाई क्या हो जाएगा, लेमडा। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर मैं बात करूं, ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का क्या है, इनवर्स। वेवलेंथ बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी और वेवलेंथ घटाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है वो आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी और जो लाइट की स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लाइट की स्पीड इज दिस, ये क्या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। c मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दोनों ही क्या है, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये क्या है आपके इनवर्स। अपॉन वाली चीज इनवर्स होती है और ऊपर जो लिखा रहता है वो डायरेक्ट कर लेना। जहां पर हेडिंग वेवलेंथ डाली ना वहां पर वो भी लिख लेना जो अभी, वहां वेवलेंथ के ब्रैकेट में अभी तक कुछ नहीं लिखा था तो लेमडा लिख लेना, और फ्रीक्वेंसी जहां पर लिखा था वहां पर न्यू लिख लेना, कुछ ऐसे। न्यू होता है फ्रीक्वेंसी और लेमडा होता है वेवलेंथ। वहां पर स्किप हो गया था कुछ। ठीक है, इसको इरेज कर दे। हाँ या ना कर दें। पेन खा खा के तूने पेन का क्या बताऊं क्या हाल कर दिया। बढ़िया लगता है तेरे को पेन है, बताता भी नहीं है ना तू, बात तो यही है। पेन में ऐसा स्वाद फिर ऐसा स्वाद मिले ही नहीं होगा तेरे को। फिर पेन के साई को खा खा के जुकाम कर दिया तूने। तो हेडिंग लास्ट डालो वेब नंबर। वेब नंबर, वेव नंबर। व्हाट इज वेव नंबर, क्या होती है वेव नंबर? ये तो गलती करते हो। वेव नंबर का मतलब नंबर ऑफ वेव नहीं है। नाम से लग रहा होगा कुछ ऐसे, हालांकि यहां पर भी नंबर ऑफ वेव ही कैलकुलेट करते हैं ना। सेकंड के रिस्पेक्ट में तो आप वेवलेंथ को डिफाइन ही नहीं करते। सेकंड के रिस्पेक्ट में आप हमेशा फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया करना। ठीक है, वेव नंबर वेवलेंथ का उल्टा कर दो वही वेव नंबर होता है। कल तक मैंने बोला था, कल हमने जब रिडबर कांस्टेंट निकाला था तो वहां पर मैंने न्यू बार, न्यू के ऊपर बार लगाया था एक, 1/λ को बोलते हैं वेव नंबर, है ना। लिखो वेव नंबर के अंदर लिखो सबसे पहले वेव नंबर। बहुत बच्चे इसको नंबर ऑफ वेव सोच लेते हैं, ये नहीं है इसका। वेव नंबर होता है न्यू के ऊपर बार, रिप्रेजेंट करते हैं न्यू के ऊपर बार लगा के, ना ये वाला। ये होता है आपका 1/λ। अपॉन 1 के अपॉन में जिसको लिखते हो उसका मतलब होता है उल्टा। वेवलेंथ का अगर उल्टा कर दो, या आप कह सकते हैं जो वेव नंबर होती है वो आपकी क्या होती है, वेवलेंथ का उल्टा। ठीक है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वेवलेंथ। इनवर्सली तो है ना, लिखो वेव नंबर के अंदर लिखो दिस इज द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, दिस इज द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। यूनिट क्या होगी फिर इसकी, यूनिट क्या होगी? सिंपली यूनिट निकाल दो ना, फॉर्मूले की शकल देखकर यूनिट आ जानी चाहिए दिमाग में। वेवलेंथ होती मीटर, ठीक है, ये होती न्यू बार है ना, इक्वल टू 1/मीटर। लेमडा की मीटर होती है, जब मीटर ऊपर जाएगी तो न्यू बार जो वेव नंबर की जो यूनिट आएगी मीटर इनवर्स आएगी। वेव नंबर मतलब
मीटर इनवर्स, समझ रहे हो? तो ये तो थे आपके पास किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैरेक्टर्स। तो 4 कैरेक्टर थे, उनके बारे में जितनी चीजें मैंने बोली वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलो इतना इरेज करते हैं, फिर आगे डिस्कस। कुछ पूछना है इसमें? लेकिन रही बात कुछ पूछने वाली, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे कुछ डिस्कस करेंगे।